हाँ बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। आई एम मुकेश सुमन, एमएसएस सर फ्रॉम मोशन कोटा। कैसे हो बच्चों? सभी आप अच्छे होंगे। चलो, हम बात कर रहे हैं जेई मेंस पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री 29 जून मॉर्निंग शिफ्ट। आर यू रेडी? प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस, फॉलो द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है ना। Fe3O4 प्लस 4CO रिएक्शन करके आपके पास 3Fe बनाएंगे प्लस 4CO2 गैस यहां से रिमूव होगी। अब आपको क्या गिवन है? इसका मास गिवन है Fe3O4 का, और CO का भी मास गिवन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास किलोग्राम में गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में, अपॉन क्या करेंगे? मोलर मास, ठीक है। मोल्स आ जाएंगे दोनों के। फिर क्या करेंगे? उसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है दोनों में से? दोनों कौन कौन है आपके पास? Fe3O4 और CO। उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो आप देखेंगे। जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा तो उससे आप प्रोडक्ट Fe की क्वांटिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। पहले उसके मोल्स आएंगे Fe के, फिर बाद में क्या आएंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से, तो आपके पास क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ Fe भी आपको मिल जाएगी। देखो आप सॉल्यूशन देखो इसका, ये है 4Fe, ठीक है ना, और ये है आपके पास Fe3O4 रिएक्शन करके ये बना रहा है। मोल्स निकाल लिए आपने, कितना मोल्स मिला? 20 मोल्स मिले Fe3O4 के। इसकी कितने मिले? 90 मोल्स मिले। तो Fe3O4 की कितने हैं? 20 है भाई, 20 मोल्स है। 20 बाई 1 करेंगे 20 आएगा। अच्छा, CO के मोल्स कितने हैं आपके पास? कार्बन मोनो ऑक्साइड के मोल्स हैं 90, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहां पर आपको पता है ये कितना आएगा? 20 से तो ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा? देखो ये मिलेगा 22.5। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको ये पता चल गया, ये LR है, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Fe3O4। अब आप देखो यहां पर क्या है, 1 मोल Fe3O4 जब रिएक्शन करेगा तो आपके पास 3 मोल Fe बनेगा। 3 मोल्स Fe बन रहा है। अब आप बताएं यहां पर जब आपके पास कितने मोल्स हैं Fe3O4 के? 20 मोल्स हैं इनिशियली। 20 मोल्स जब Fe3O4 की रिएक्शन करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा? 20 इंटू 3 इजिकल टू कितना बन जाएगा? 60 मोल बन जाएगा। किसका? Fe का। ये 60 मोल बन गया। अब वेट ऑफ Fe निकालना है तो एटॉमिक वेट से क्या कर दिया आपने? मल्टीप्लाई। किसको कर दिया? ये मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को। तो आपके पास कितना आएगा? 3360 ग्राम, ठीक है। और आपका आंसर कौन सा गया होगा? सी। आप देख सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो आंसर कौन सा था इसमें? सी, ये वाला। क्लियर है? मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को मान सकते हैं मॉडरेट। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। देखिए अब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम आपको दे रखा है, पता ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। यहां पर क्या है कि 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में शिफ्ट हो जाता है, तो आपके पास क्या आएगा? Ar 3d5 4s1। सही है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट आपको सही लग रहा है, मुझे भी सही लग रहा है। सेकंड देखें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव नेगेटिव वैल्यू। पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है ना, वो -L2 + L तक होती है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, बी ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। द ग्राउंड स्टेट, in the ground state of an atom orbital are find the order their increasing
एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप देखेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल यही बोलता है, पहले आप इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिलअप करेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में मतलब 1s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप किए जाएंगे, जब वो कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद में अगले वाले सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। तो ये वाला भी आपको सही लग रहा है, मुझे भी सही लग रहा है। देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ नोड आर गिवन बाय n-2, नहीं, टोटल जो नोड होता है ना, टोटल नोड वो होता है आपके पास n-1। नोड के अंदर क्या होता है, नोडल प्लेन भी होता है, नोडल प्लेन और रेडियल नोड भी होता है, दोनों का सम होता है आपके पास कितना, n-1 के बराबर। तो ये वाला ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, रॉन्ग, और मुझे भी क्या लग रहा है, रॉन्ग। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग बिलो। देखते हैं ए बी सी आंसर क्या जा रहा है, करेक्ट जा रहा है। देखो ऑप्शन, देखो आपको क्या गिवन है, डी ऑप्शन देखें, ए बी एंड सी ओनली, तो आपका क्या जाना चाहिए, डी आंसर, ठीक है ना। मेरा आंसर भी क्या है यहाँ पर, डी। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया गया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर किसकी, नोडल प्लेन, और यहाँ पर क्वांटम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आप मान सकते हो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक, तो लेवल इसका मॉडरेट हम मानेंगे। देखो नेक्स्ट, बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और ऑप्शन दिए हुए हैं LiCl, NaCl, KCl, CHCl। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो बेटा अपन जानते हैं कि पोलराइजिंग पावर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, साइज ऑफ कैटायन के। जितना ज़्यादा कैटायन का साइज छोटा होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। तो एनाइन की बात तो अपन करेंगे ही नहीं, एनाइन क्या है, बेसिकली सबके अंदर सेम है, क्लोरीन है। अपन किसकी बात करेंगे, कैटायन की बात करेंगे। तो जितना ज़्यादा कैटायन का साइज छोटा होगा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज़्यादा हाई होंगे। तो LiCl का साइज सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। पोटेशियम का, फिर सीजियम का साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो देखो किसके अंदर सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, LiCl के अंदर, फिर NaCl के अंदर, KCl के अंदर और CHCl के अंदर सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। और जब इसको अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट होता है, ऑप्शन सी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई ऑप्शन गिवन है जिसमें आपको AgCl की सॉल्युबिलिटी आपको बतानी है, किस में मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर AgCl में Ag प्लस है और Cl माइनस है, तो यहाँ पर क्या है, K प्लस और Cl माइनस है, तो Cl माइनस का कॉमन आइन इफेक्ट यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर भी Cl माइनस का कॉमन आइन, यहाँ पर Ag प्लस का कॉमन आइन इफेक्ट काम करेगा। तो कॉमन आइन इफेक्ट जब भी आता है ना, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर भी डिक्रीज हो जाएगी, बी ऑप्शन में, सी में भी डिक्रीज हो जाएगी, और ये है आपके पास डी आयोनाइज्ड वाटर, ठीक है ना। मतलब आयोनाइज वाटर जो है, ठीक है ना, वो आयोनाइजेशन की फॉर्म में रहेगा। डी आयोनाइज का मतलब वाटर जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, वो आयोनाइज नहीं होता। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, कोई कॉमन आइन इफेक्ट काम नहीं करेगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। आपका आंसर क्या जाएगा, डी। देखो इसका सॉल्यूशन, देखो solubility of AgCl will be maximum in deionized water because of there is no common ion effect। आंसर क्या गया, डी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है, और इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ब्राउनियन मोशन डीस्टेबलाइज सोल, डीस्टेबलाइज मतलब ब्राउनियन मोमेंट की वजह से
सोल का जो स्टेबलाइजेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है। ये स्टेटमेंट तो मुझे रॉन्ग लग रहा है। अगला देखें, एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्स फेज कैन बी एडेड टू इमल्शन विदाउट डीस्टेबलाइजिंग इट। इमल्शन क्या होता है, नॉन इमल्शन होता है इमिसिबल लिक्विड, नॉन सोल्यूबल लिक्विड है ना, उसका जो मिक्सर होता है ना, अब उसके अंदर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, पहले ही अनस्टेबल है, आपने और कुछ एक्स्ट्रा बाहर से कुछ मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पर विदाउट क्या लिखा है, विदाउट डीस्टेबलाइजिंग इट, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। इमिसिबल लिक्विड है ना, नॉन सोल्यूबल है, ये पहले बड़ी मुश्किल से सोल्यूबल हो पा रहा है, अब आपने क्या मिला दिया इसके अंदर, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो क्या हो जाएगा, वो वापिस सेपरेट हो जाएंगे और आपके पास उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सोल इज इक्वल अमाउंट न्यूट्रलाइज चार्ज एंड स्टेबलाइजिंग कोलाइड। ठीक है ना, देखो मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सोल, अपोजिट चार्ज सोल है उनको आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, इक्वल अमाउंट न्यूट्रलाइज एंड स्टेबलाइज कोलाइड। अरे दोनों को मिक्स करने से क्या होगा, उनका चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो बताएं यहां पर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज की वजह से तो कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी होती है। चार्ज आपने खत्म कर दिया उसका तो पीपीटी बन जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सही स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट यहां पर करना था, तो आपके पास डी ऑप्शन जाएगा। कैसे जाएगा, देखो यहां पर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज पार्टिकल विल रिपल ईच अदर हेंस नेवर प्रिसिपिटेट एंड कोलाइडल पार्टिकल स्टेबलाइज। मतलब सेम चार्ज है आपके पास, अप्रोक्स सेम मास है, तो वो इफेक्टिवली एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो उनका पीपीटी बनने का चांस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या गया यहाँ पर, डी। आपको क्या बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम, एटॉमिक नंबर भी आपको गिवन है, देखो ठीक है ना। तो आपके पास एटॉमिक नंबर भी है और आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 78 जो एटॉमिक नंबर है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। आप लिखोगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, और ये है आपके पास, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो है आपके पास, देखिए ऑप्शन वापस देखते हैं, यहाँ पर 4F14 आएगा, ये 5D9 आएगा यहाँ पर, क्या ये 5D9, सही कर लेना इसको, ठीक है ना, 5D9 है, और ए ऑप्शन जाएगा इसका, मतलब क्या जाएगा, XE जीनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 54 है, 4F14, 5D9, 6S1, ये आपके पास ऑप्शन जाएगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, आप इसको डी ब्लॉक का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन आप इसको मान के चलिए। नेक्स्ट, बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, इन आइसोलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स द यूज ऑफ साइनाइड सोल्ट इज नॉट कॉमनली इन्वॉल्व। यहाँ पे साइनाइड प्रोसेस के लिए कौन से मेटल का यूज़ नहीं किया जाता कॉमनली। एक तो जिंक दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर का तो यूज़ किया जाता है, और जिंक क्या करता है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करा देता है गोल्ड और सिल्वर का। तो किसका यूज़ नहीं किया जाता बेटा, बेसिकली कॉपर मेटल का यूज़ अपन साइनाइड प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं करते। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हमारे लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा।
हाँ तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, H2O2। मतलब ये क्या बता रहा है आपसे, रिड्यूसिंग एबिलिटी, ठीक है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, मतलब इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और मीडियम का जरूर ध्यान रखना है आपको, कौन सा मीडियम रखना है, बेसिक। यदि कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम की होगी तो वो अपना आंसर नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन, देखो ये है आपके पास H2O2 -1 से 0 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मीडियम क्या है, एसिडिक। तो ये वाला ऑप्शन तो जाने वाला नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। सेकंड देखें, H2O2 है, -1 से किस में जा रहा है, -2 में। इसका क्या हो रहा है, H2O2 का आप देखेंगे रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है H2O2। बात समझ में आ रही है, हमें किसकी तरह बिहेव कराना है इसको, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो बी ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन देखें आप, ये है आपके पास -1 से 0 में जा रहा है, ठीक है, -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो आप बताएंगे -1 से 0 में जाएगा तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। और मीडियम कौन सा है, बेसिक। देखो बेसिक मीडियम है, अपना आंसर सी हो सकता है। डी भी चेक कर लो एक बार, ये +2 है, +2 से +4 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, Mn +2 से +4 में जा रहा है, तो Mn का हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब Mn कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और H2O2 यहाँ पर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका आंसर कौन सा जाना चाहिए, सी। क्लियर हो गया होगा, रेडॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आप एक मीडियम क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, और मुझे लगता है आपका आंसर ये सही होगा और आपका आंसर जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिथियम, यहाँ पे हमें कुछ मेटल्स दी हुई है, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहाँ पे एमिटेड वेवलेंथ दी हुई है, उसके साथ अपन को क्या करना है, मैच करना है। तो बेटा ये तो हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बनी हुई है, उसके बेसिस पे अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। और अपन किस तरह से कर सकते हैं, विबग्योर से भी कर सकते हैं, GYOR। तो अपन जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे वेवलेंथ क्या होती है, हमारे पास इंक्रीज होती है। तो लिथियम का कलर कौन सा होता है, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड कलर का होता है। सोडियम कैसे होता है, हमारे पास येलो कलर का होता है। ये कौन से, रुबिडियम कौन से कलर का होता है, रेड वॉयलेट कलर का होता है, रेड वॉयलेट। और सीजियम कौन से कलर का होता है, हमारे पास ब्लू कलर का होता है ना। तो ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है ना, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, सीजियम आएगा। फिर येलो कौन से कलर, येलो कौन से एलिमेंट का है, सोडियम। अब रेड वॉयलेट क्रिम्सन रेड है और रेड वॉयलेट है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास लिथियम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास रुबिडियम होता है। तो रुबिडियम की वेवलेंथ सबसे हाई होगी, यानी कि सी ऑप्शन के अंदर थर्ड आएगा। और फिर उसके बाद लिथियम की होगी 6 से 70, फिर उसके बाद सोडियम की होगी 589, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, सीजियम की होगी 450। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट के अंदर कुछ मेटल्स दी हुई है और लिस्ट सेकंड में अंदर उसके एप्लीकेशन दिए हुए हैं। तो सीजियम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर किया जाता है, बिकॉज इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस में यूज़ किया जाता है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। गैलियम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर यूज़ किया जाता है। बोरोन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट के अंदर किया जाता है। सिलिकॉन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सिलिकॉन्स होते हैं ना, वहाँ पे किसका यूज़ किया, वहाँ इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, वाटर रिपेलेंट स्प्रे के लिए अंदर किया जाता है। तो जब यहाँ पे अपन मैच करते हैं तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट होगा, फर्स्ट का क्या आ रहा है, थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, बी का
हमारे पास फर्स्ट सी का क्या आ रहा है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस दैट इज इजीली ऑब्टेन फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ एल्कली एंड वाइट फास्फोरस एंड हैज 2 pH बॉन्ड इज। तो हमें कुछ ऑप्शन दिए, फॉस्फोनिक एसिड, फोस्फेनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट आंसर टिक मार्क करना है। तो बेटा बेसिकली क्या होता है हमारे पास P4 है, P4 की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, P4 होता है बेसिकली हमारे पास ये फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होता है, P-3 का फॉर्मेशन होता है। और क्या बनता है हमारे पास P, ये P और ये क्या होगा हमारे पास P, +1 चार्ज इसके ऊपर आएगा, +1 चार्ज इसके ऊपर आता है, +1 चार्ज इसके ऊपर आता है। अब यहाँ पे रिपल्शन लगता है, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो किसका फॉर्मेशन होगा, 3p+ का फॉर्मेशन होता है ना, 3p+4 का फॉर्मेशन होगा। और इसके अंदर तो क्या कर देंगे अपन OH, इसके अंदर क्या कर देंगे P-3 है, इसके अंदर अपन H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फॉस्फेट गैस निकलती है PH3, और इसके अंदर OH डालेंगे तो क्या होगा H3PO2 का फॉर्मेशन होता है। H3PO2 बेसिकली क्या है, ये है, और इसके अंदर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 pH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब इसको अपन अप्रोप्रिएट आंसर के साथ मैच करते हैं तो ऑप्शन बी यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, फोस्फेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, द एसिड दैट इज बिलीव्ड इन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ ताजमहल। यहाँ पे ताजमहल को कौन सा एसिड है जो मेनली बेसिकली क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा बेसिकली ताजमहल किसकी वजह से डैमेज हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन है हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। Hello बच्चों, so our next question is two isomers A and B with the molecular formula C4H8 gives different product on a oxidation with KMnO4 in an acidic medium. Isomer A on a reaction with the KMnO4/H plus result in effervescence of a gas and ketone. The compound is, ठीक है, इसके ऑप्शन है हमारे पास में ये 4, ठीक है। Let's see the explanation of this question, ठीक है। तो हमने लिया है ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी को हम चेक करने वाले हैं। हमें पता है जब हम KMnO4 से जब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने के लिए सिंपल फंडा क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इस वाले को डबल बॉन्ड हो देते हैं और इस वाले को डबल बॉन्ड हो देते हैं। तो इससे तो एक तो हमारा हमने क्वेश्चन में देखा था हमें क्या मिलेगा, एक हमें कीटोन मिलेगा और एक जो हमको मिलेगा उसका हम जब फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा और एसिड से कौन सी गैस मिलेगी हमें, क्या कौन सी गैस मिलेगी, CO2 गैस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जब एल्डिहाइड का हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है और फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन CO2 + H2O बनता है, तो हमें यहाँ पे CO2 गैस मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जो डी है वही हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर होने वाला है बच्चों, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन कन्वर्सेशन द कंपाउंड ए इज, हमें एक रिएक्शन दी गई, चेन रिएक्शन, जिसके अंदर हमसे कंपाउंड ए पूछा गया है वो क्या होगा। यहाँ पर रिएक्शन किससे कराई गई है, हमने टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम से हमने इसकी रिएक्शन कराई है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनने वाला है। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कैसे यह होने वाला है। तो जब हम टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन कराएंगे तो ये लिथियम जो है इस Br को सब्सटीट्यूट कर देगा, यहाँ से इसको एक्सचेंज कर देगा और यहाँ पे खुद सब्सटीट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। फर्दर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे O पे माइनस होगा और H पे प्लस होगा, तो L जो है Li जो है इसको सब्सटीट्यूट करेगा H को और खुद यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा और यही कंपाउंड हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट A होगा। उसके बाद इस कंपाउंड रिएक्शन में हम जब CO2 से कराते हैं तो ये टूटता है
और यहाँ पे सब्सटीट्यूट होता है, और CO2 जो है पूरा CO2 कंपाउंड जो है यहाँ सब्सटीट्यूट होता है ओ Li के साथ में, ठीक है, Li प्लस के साथ में। और जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं फर्दर तो ये दोनों ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और ये कन्वर्ट किसके अंदर होता है, अल्कोहल के अंदर। पर मेन जो था हमारा था ये हमसे एक कंपाउंड पूछा गया था और वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा। सो बच्चों जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा मैच करेगा इसके साथ में, बी ऑप्शन हमारा मैच करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, बी होगा, ठीक है। हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ओके। सेकंड वन है, सेकंड स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। और हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हम जानते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पे क्या होता है ROH प्लस, हम इसको लिखते हैं OH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होता है R। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ से H2O बाहर निकलता है और हमारे पास में क्या बनता है, ROC डबल बॉन्ड OR बनता है, जो कि हमारे पास में क्या होता है, ये एस्टर होता है। यहाँ पे असाइल ग्रुप जो होता है हमारा इससे जुड़ जाता है, तो न्यूक्लियोफिल असाइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हमारा यहाँ पे होता है बच्चों। और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो माइनस इफेक्ट लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। वही लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो ए होगा, और ए आंसर हमारा बच्चों क्या है, यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड द स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द अबव रिएक्शन द प्रोडक्ट ए एंड द प्रोडक्ट बी आर रेस्पेक्टिवली। हमें रिएक्शन दी गई है जिसके अंदर हमसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी पूछा गया है, दोनों ही हमारे क्या है, मेजर प्रोडक्ट हैं। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं 4 ऑप्शन हमारे ये दिए गए हैं, ठीक है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों, जब एनिलीन की रिएक्शन Br2 एक्सिस में H2O में कराई जाती है तो ऑब्वियसली बात क्या होता है, जो एनिलीन होता है NH2 ग्रुप, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये कौन सा रिएक्टिंग होता है, ये ऑर्थो और पैरा रिएक्टिंग होता है। तो जो Br है वो ऑर्थो और पैरा दोनों तरफ क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है बच्चों, ठीक है। और ये कंपाउंड बनता है, ये प्रोडक्ट हमारा ए बन चुका है, ठीक है बच्चों। और जब एनिलीन की रिएक्शन हम इससे कराते हैं तो बच्चों ये टूटता है यहाँ से, ठीक है, इस पर माइनस आता है और इसका एक कैच यहाँ पे बनाता है एसिटिक एसिड, और ये वाला जो ग्रुप है इससे जाके यहाँ चिपक जाता है, जिससे ये हमारे पास में बनता है प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब हम Br2CH3 जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों ये हम जानते हैं ऑर्थो और पैरा रिएक्टिंग होगा। बट बच्चों क्या है, ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से ये कहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा, हमारे किस वाले पे सब्स्टिट्यूट होगा, हमारे पैरा साइड पे जाके क्या होगा, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट होगा और हमें ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो हमारा H है वो NH2 के पास में जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या आते हैं, 4 ब्रोमो एनिलीन मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है बच्चों। सो हेलो बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलीमर विच कैन बी स्ट्रेच्ड एंड रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन अ रिलीजिंग फोर्सेज, ठीक है। द ऑप्शन इज बेकेलाइट, नायलॉन 66, ब्यूनाइन एंड द टेरेलिन, ठीक है। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो आवर आंसर इज ब्यूनाइन, दैट इज द ऑप्शन सी। ब्यूनाइन जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, सिंथेटिक रबड़ होता है, जिसको हम जब खींचते हैं तो क्या करता है, वो उसकी में इलास्टोमर प्रॉपर्टी होती है, तो वो खींच के लंबा हो जाता है, ठीक है। और जब उसको हम छोड़ते हैं तो वापस से अपनी पुरानी स्टेट में वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा, ब्यूनाइन होगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर मोइटी इन DNA एंड RNA मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें DNA की फुल फॉर्म बताए। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियाई एसिड, और RNA की फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लियाई एसिड। तो हमको यहाँ से साफ साफ पता चल जा रहा है कि 3 जो हमारे ऑप्शन है बच्चों, वो यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, क्रॉस हो जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला,
ठीक है, हमें साफ साफ ऑप्शन के थ्रू भी पता चल रहा है जो आरएनए होगा वो क्या होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा, और डीएनए क्या होगा, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये तो आता है किससे, डीएनए से, और ये आता है किससे, आरएनए से। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी होगा बच्चों। ठीक है, हम देख भी सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। ठीक है, हेलो बच्चों, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन सल्फर एटम। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स पे हमें बताना है कि किस में सल्फर एटम नहीं होता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, हिस्टामिन होना चाहिए, बिकॉज हिस्टामिन के अंदर क्या है, हमारे पास जो क्या होता है, सल्फर नहीं होता है। हिस्टामिन की स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, एन तो बच्चों ये हिस्टामिन की स्ट्रक्चर होती है, इसमें आप देख सकते हैं कोई भी सल्फर अवेलेबल नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 फिनॉल आर वीकली एसिड। स्टेटमेंट 2 है देयरफॉर दे आर फेयरली इनसॉल्युबल इन अ NaOH सॉल्यूशन एंड आर अ वीकर एसिड एंड देन अल्कोहल एंड द वाटर। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो हम जब जानते हैं बच्चों जो फिनॉल होता है हमारे पास में बच्चों वो वीकली एसिड तो होता है, बट बच्चों हम यहाँ बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, कि वो बोल रहा है कि क्या होगा, वो अल्कोहल वाटर से भी क्या होगा, वीक होगा। पर हम जानते हैं बच्चों इसकी जो पीके वैल्यू होती है वो कितनी होती है 16। इसकी पीके वैल्यू जो होती है वो होती है 15.2 के लमसम, और इसकी जो वैल्यू होती है फिनॉल की जो पीके वैल्यू होती है वो होती है 10 के अप्रोक्सीमेट। तो हम देख सकते हैं जिसकी पीके वैल्यू कम होगी ऑब्वियसली होता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये मुझे याद थी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऑब्वियस सी बात है पीके वैल्यू कम है मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है इन दोनों से तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और हम एक चीज़ और से भी इसको देख सकते हैं, जब हम फिनॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जब H डीप्रोटोनेट होगा यहाँ से निकलेगा तो ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन, और जो फिनॉक्साइड आयन होगा क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये मोर स्टेबल होगा। दैट्स वाई रीज़न हमारा जो स्टेटमेंट, जो हमारा जो आंसर है बच्चों वो सी होगा, जो कि क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 जो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट होगा बच्चों। तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो है आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, ग्रेन्यूल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपोनेंट ऑफ रोज ऑयल। ठीक है, रोज जानते हो आप। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वेपर आपको गिवन है और आपको टेम्परेचर भी गिवन है 257 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये माइनस नहीं है यहाँ पे। एंड 100 mm Hg द मोलर मास ऑफ ग्रेन्यूल्स इज। मोलर मास आपसे पूछा है तो क्या करें बताएं। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आपको क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, डेंसिटी आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या लगाएंगे, PV इक्वल्स टू nRT लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, P इज इक्वल टू स्मॉल w मास ऑफ सॉलिड, जो आपके पास गैस है, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है ना, अपॉन, ठीक है, ये है अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है ना, 1/V और RT। तो इसको D लिखा जा सकता है। आपके पास क्या आ जाएगा, PM इज इक्वल टू DRT, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताएं, DRT अपॉन P। ये वाला फॉर्मूला अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन से निकल के आ गया। ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे, प्रेशर रखेंगे आप ATM में, कितना आएगा 100 अपॉन 760 ATM हो जाएगा। ठीक है, आपको डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 0.46 गिवन है ग्राम पर लीटर। ठीक है,
और टेम्परेचर आपके पास गिवन है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, उसमें कितना ऐड करेंगे आप, 273 ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, और आर की वैल्यू रख देंगे लीटर एटीएम वाली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द गैस आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन आप इसका, क्वेश्चन अप्रोच करना आपको आना चाहिए बस। ये है, देखो प्रेशर है, के साथ रिलेशन ये होता है, तो प्रेशर आप देखेंगे ये आ रहा है, टेम्परेचर 257 था, उसमें आपने 273 ऐड किया तो 530 केल्विन आ गया। डेंसिटी आपके पास है जो क्वेश्चन में गिवन है, मोलर मास इज इक्वल टू, ये अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे सभी की, सोल्व करेंगे आंसर आएगा, कितना आ रहा है 151.93, नियरेस्ट इंटीजर में कितना होगा 152। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो है आपके पास गैसेज स्टेट का क्वेश्चन है, और आपके पास डेंसिटी जो है आपके पास गैस की, उससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास इजी, ठीक है, लेवल क्या मान सकते हैं इसका, इजी। नेक्स्ट, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 ग्राम ऑफ NH3 कंप्लीटली वेपराइज 8 -33.42 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर भी ये नहीं आएगा, एंड 1 बार प्रेशर, एंथैल्पी चेंज इन प्रोसेस, ठीक है ना, एंथैल्पी चेंज आपको गिवन है किलो जूल पर मोल में, ठीक है ना, 1 मोल, अच्छा 17 ग्राम NH3 है, मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स कितना आएगा 17/17 से 1 मोल्स आएगा, उसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू है आपके पास 23.4 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए इतना मिल रहा है। अब आप देखेंगे एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 85 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है ना, 1 मोल के वेपराइजेशन के लिए इतनी है, सॉरी इतनी नहीं है, 1 मोल के वेपराइजेशन के लिए देखेंगे आप, ठीक है, 1 मोल के वेपराइजेशन के लिए आपके पास कितनी गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये देखें आप 1 मोल के वेपराइजेशन से ये है आपके पास, ठीक है ना, तो यहां पर कितना मोल्स आ रहा है आपके पास, कितने ग्राम है 85 ग्राम है, तो क्या आएगा 85 ग्राम से कितने मोल्स आएंगे, 85/17 से कितने आएंगे 5 मोल्स, 5 मोल्स के लिए कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 23.4, सोल्व कर देंगे आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा देखो आप सॉल्यूशन इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 ग्राम मतलब 1 मोल NH3, एंथैल्पी चेंज आपको इतना गिवन है, ठीक है ना, तो 85 ग्राम में कितने होंगे 5 मोल होंगे, तो 5 मोल के लिए निकाल लेंगे 117 किलो जूल आपके पास आंसर यहाँ पर आएगा। इंटीजर वाला क्वेश्चन है तो आपने 117 यहाँ पर आंसर लिखा होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, (1.2 ml of acetic acid dissolve in water to make 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखें एसिटिक एसिड का वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है, उसको 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, ठीक है ना, ऐड कर दिया। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू आपको गिवन है। द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब जो एसिटिक एसिड है उसका जो डिसोसिएशन होगा उसकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे बताओ, तो आपको कि सर फॉर्मूला तो अपने पास ये डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलेलिटी, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, मोलेलिटी के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, मास ऑफ सोल्यूट होना चाहिए। सोल्यूट क्या है यहाँ पर, एसिटिक एसिड है, उसका वॉल्यूम आपको गिवन है, तो क्या आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड ये गिवन है, तो मास निकाल लेंगे आप किसका, CH3COOH का मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके, फिर क्या निकाल लेंगे, मोलिलिटी वाले फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे। 2 लीटर है ना H2O का,
ठीक है ना, तो 2000 ml हो जाएगा। और पता है H2O की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, तो इसका मास भी कितना मिलेगा, सॉल्वेंट जो है ना आपके पास उसका मास कितना मिलेगा आपको 2 kg, ठीक है ना, मतलब 2000 ग्राम मिलेगा। ठीक है, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो आप सबसे पहले आपने क्या किया, देखो ये मास निकाला, किसका निकाला, CH3COOH का, ठीक है, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके आपने क्या निकाल लिया, मास। फिर क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, यहां पर 1.4 एसिडिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। कितना होता है देखते हैं, 60 होता है ना, उससे डिवाइड कर देंगे। तो मोल्स आ गए आपके पास, किसमें, 2 लीटर में मोल आ गए, तो मोलिलिटी यहां से निकाल लेंगे। 2 लीटर H2O इज इक्वल्स टू 2 kg H2O के बराबर होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना, या फिर 1000, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर। बात समझ में आ गई। तो यहां पर आप देखेंगे डेल्टा TF, ये डेल्टा TF है भाई, ठीक है ना, थोड़ी सी एरर है, I इंटू KF इंटू स्मॉल m मतलब मोलिलिटी है, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे अपन, मोलिलिटी कितनी आ गई, ये आ गई मोलिलिटी, ठीक है। तो यहां पर मोलिलिटी की वैल्यू आपने पुट कर दी है, KF की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, I निकाल लेंगे यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू ये आ जाएगा, I है ना, I की जगह पर क्या पुट कर दिया, 1 प्लस अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा। अब अल्फा परसेंटेज में निकालेंगे, अल्फा परसेंटेज, तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू 100 करेंगे। अल्फा कितना है 0.049 इंटू 100, तो आपके पास कितना आएगा 5% आंसर मिल जाएगा। और आंसर कितना गया है इसका 5, ठीक है ना। आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, ये जो क्वेश्चन है अपने पास ये है लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है अपने पास, आप इसको मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं। नेक्स्ट, तो देखो अपने पास जो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग अ करंट आपने कितना यूज किया 0.10 एम्पियर फॉर 2 आवर्स, प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस आपको STP पर आपको बताना है, ठीक है ना। और आप देखें यहाँ पर मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस 8 STP भी आपको गिवन है, और फेराडे कांस्टेंट भी आपको गिवन है। तो आपके पास देखो, आपके पास क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब एक तरीके से आप H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, उससे क्या बनेगा H2O प्लस O2 बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन यहां पर होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, इसके मोल्स निकालें, मोल्स कितने आएंगे, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर O2 के जो मोल्स आएंगे, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना आएगा 4 आएगा, और हाइड्रोजन का एन फैक्टर H2 का कितना आएगा 2 आएगा, O2 का कितना आएगा 4, यहां से निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो आपके पास करंट गिवन है, कितना गिवन है, ये करंट है, इसको 2 हार्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे, ये रिएक्शन है आपके सामने, देखोगे तो आपको पता चलेगा। रिएक्शन 8 एनोड और कैथोड पर आपके सामने रिएक्शन दे रखी है, तो आपको पता है
एनोड पर O2 गैस बनी और कैथोड पर क्या बनी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट I इंटू टी, आई कितना है 0.01, ठीक है ना, टी कितना है 2 आवर्स, 2 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां से क्या आ गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो यहां पर आप बताएं, यहां पर NO2, O2 के मोल्स कितने आएंगे, यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है 0.00746 डिवाइडेड बाय 4, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आएंगे 0.00746 डिवाइडेड बाय 2। ये n फैक्टर है किसका, O2 का, और H2 का n फैक्टर कितना है 2। तो यहां पर है आपके पास ये मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 8 STP 22.7 गिवन है, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो O2 का वॉल्यूम आपके पास इतना बनेगा और उसी तरीके से H2 का वॉल्यूम आपके पास इतना बनेगा। टोटल वॉल्यूम यहां पर लीटर में ऐड कर देंगे तो इतना आएगा, और ml में कन्वर्ट करेंगे तो 127 ml आपके पास आंसर आएगा। इंटीजर में आपको आंसर कितना देना था, 127 देना था। क्लियर है बेटा, देखो तो ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको जूल में गिवन है पर मोल में, ठीक है ना, जूल पर मोल। व्हेन टेम्परेचर फॉल फ्रॉम, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, मतलब ये आपके पास क्या आ गया T1, यहां पर क्या आएगा K1, और ये है आपके पास T2, और यहां पर क्या आएगा K2। जो K1 है वो यहां पर आएगा कितने टेम्परेचर पर, 310 केल्विन टेम्परेचर पर, यहां पर क्या आएगा 3 केल्विन टेम्परेचर पर। द चेंज इन रेट, क्या बोला है, द चेंज इन रेट कांस्टेंट ऑब्जर्व, इस फॉर्म में आपको आंसर देना है। वैल्यू ऑफ x आपको यहां पर बताना है। देखते हैं कैसे। एक्टिवेशन एनर्जी आप देखेंगे यहां पर बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए आपको गिवन है, ठीक है। तो आपके पास आरएनए इक्वेशन है, कौन सी वाली, ln k इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ln a माइनस EA अपॉन RT, ठीक है ना। यहां पर आप T1 और T2 टेम्परेचर पर लगाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखो आप, ये बात आपको पता रही होगी, ठीक है ना। ये T1 है इतने टेम्परेचर पर, ये T2 है। देखो अब सॉल्यूशन देखो आप इसका, देखो ये आपके पास है, ये क्या है, ये है आपके पास K2, ये है आपके पास K1। तो K2 अपॉन K1 क्या होता है, ठीक है ना, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यदि मैंने इसको अपोजिट कर दिया, देखो ये यदि मैंने इसको अपोजिट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना, 310 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, मतलब K कहां पर 310 पर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय K 300 ln के रेस्पेक्ट में। तो आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला भी ये हो जाएगा, T1 की जगह T2 हो जाएगा, T2 की जगह T1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप T2 यदि आप रखेंगे कितना 300 और यहां पर T1 रखेंगे कितना T10 केल्विन टेम्परेचर, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो आपके पास ये मिला 6.9, ठीक है। 6.9 को लिखा जा सकता है 2.3 इंटू 3 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप, अब ये है आपके पास, ये जो है ना आपके पास 2.3, इसको ln 10 लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आया, ये है, इसको ln 10 लिख दिया आपने, 2.3 को आपने क्या लिख दिया ln 10।
सोल्व करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताएं यहाँ पर ये है, तो आपके पास K300 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ इंटू K310 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर x इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको, x इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला। आपको बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। T2 टेम्परेचर कम है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, और T1 टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, K2/K1 से क्या करना पड़ेगा, K1/K2 करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले क्या था, 1/T1 माइनस 1/T2, अब क्या हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। यहां से सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या करना है, हमें रिएक्शन दी हुई है, उसके साथ है ना क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो A प्लस Fe2O3 प्लस CO2 गैस बनती है, और इस A की रिएक्शन वापस H प्लस के साथ कराते हैं तो B का फॉर्मेशन होता है। तो B प्रोडक्ट है हमारे पास, उसके अंदर कितने टर्मिनल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली किस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्रोमाइट और की जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम क्रोमाइट का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर क्या होगा, सोडियम क्रोमाइट की रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, सोडियम क्रोमाइट की, तो सोडियम क्रोमाइट की रिएक्शन अपन H प्लस के साथ कराएंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। और सोडियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह से होगा, यहाँ पे Cr, यहाँ पे तीन कितने बॉन्ड होंगे, तीन टर्मिनल ऑक्सीजन हो यहाँ पे होंगे और 3 टर्मिनल ऑक्सीजन इधर होंगे। टोटल टर्मिनल ऑक्सीजन कितने होंगे हमारे पास, 6 होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 6। तो देखें आपके पास क्वेश्चन है, एन एसिडिफाइड मैग्नेट सॉल्यूशन अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। एसिडिफाइड मैग्नेट सॉल्यूशन Mn+6 में जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं K2MnO4 है, उसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किसमें जाएगा, प्लस, मतलब यहां पर +6 से किसमें जाएगा, +7 में जाएगा। और बाकी एक और जो होगा वो किसमें जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहां पर Mn+7 है तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 0। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपके पास म्यू इजिकल टू होता है n+2 अंडर रूट बोर मैग्नेटोन। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 0। क्यों, क्योंकि वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है, Ar 3d5 4s2 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में +7 मिला। तो यहां पर आपके पास Bm की वैल्यू कितनी आएगी, 0। आप देखिए आंसर इसका, ये इसकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये +7 में चला गया, एक +4 में जाएगा। तो +7 वाले से निकालना है आपको। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में n कितना मिला, 0। तो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना मिलेगा, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, मीडियम क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन है आपके पास जो है डिसप्रपोर्शनेशन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐड है। क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। अनपेड इलेक्ट्रॉन भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जेल-डाल मेथड वाज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनिया गैस इवॉल्व फ्रॉम, अमोनिया गैस बन रही है भाई, ठीक है ना, फ्रॉम
0.5 ग्राम 0.55 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था वही कन्वर्ट हुआ किसमें, NH3 में, ठीक है ना। अब उसने H2O से रिएक्शन किया और H2O से रिएक्शन करके NH4OH में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है किससे, ये बेस हो गया और ये एसिड है, एसिड क्या है H2SO4। तो न्यूट्रलाइजेशन में जो आपके पास H2SO4 के इक्विवेलेंट होंगे या फिर मिली इक्विवेलेंट होंगे वही आपके पास किसके होंगे, इसके होंगे। और आपको पता है इसके मिली इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट जो भी आएंगे ना वो इसके मोल्स के बराबर आएंगे। इक्विवेलेंट है तो मोल्स के बराबर आएंगे और मिली इक्विवेलेंट है तो, ठीक है ना, मिली मोल्स के बराबर आएंगे। क्यों, क्योंकि NaOH का एन फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है ना। मोल्स आ जाएंगे, फिर बाद में यहाँ पर नाइट्रोजन के मोल्स भी आपको पता चल जाएंगे और यहाँ से नाइट्रोजन का मास निकाल सकते हैं, अपॉन टोटल मास कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा। देखो कैसे, देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड बाय दिस 25 मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा ये मिली इक्विवेलेंट है किसके, NH3 के। जितने H2SO4 के होंगे उतने NH3 के होंगे, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कंप्लीट। तो मोल्स मतलब मिली मोल्स, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना मिला, यहां पर 25 मिली मोल्स मिला भाई। फिर क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो। कैसे, जो आपके पास मिली मोल्स है, ठीक है ना, कितना है, जिस 25 है तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻³ इंटू 14 कर देंगे। ये मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया ग्राम में। अब आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है ना। तो मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है देखेंगे आप, 25 इंटू 10⁻³ इंटू 14 ग्राम है। टोटल मास कितना है, 0.55 ग्राम है, ठीक है। 100 से करेंगे मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए तो आपके पास कितना आएगा, 63.66 आएगा और आपका आंसर क्या गया होगा, 64। नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना था, तो आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, 64, ठीक है ना। तो देखेंगे बेटा इस बार जो है ना जेल्डाल मेथड, इन पे जो क्वेश्चन है ना आ रहे हैं तो आपको इनको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। मतलब एस्टिमेशन ऑफ, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है ना उस पे इस बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। आप देखें जेल्डाल वाला, इससे पहले वाला जो शिफ्ट था उसमें भी कोई क्वेश्चन आया था और आप देखेंगे आज यहाँ पर भी 25 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे 29 की मॉर्निंग शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। हेलो बच्चों, so our next question is observe structure of the following compound. The total number of structure/compound which possess asymmetric carbon atom is. asymmetric carbon का बच्चों मतलब होता है क्या, कायरल कार्बन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कायरल कार्बन हम देखते हैं किस किस पे कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होता है, जो भी कार्बन जिसको आप कायरल बोलने वाले हो उससे जुड़ी हुई चारों जो पोजीशंस होती है वो चारों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक ये डिफरेंट है, इधर क्लोरीन है, इधर मिथाइल है और इधर क्या है, इथाइल है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं इसको देखूँ, ठीक है, इस CH2 को, तो क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा जो कि ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूँ तो भी बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 वैलेंसी क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, तो ये भी असिमेट्रिक नहीं होगा। पर बच्चों जो अगर मैं इसमें देखता हूँ तो ये NH2 ग्रुप का अलग, मिथाइल अलग, H लगा है वो अलग और ये पूरा ग्रुप अलग बच्चों, तो ऑब्वियस बात है इसमें भी क्या होगा, असिमेट्रिक कार्बन होगा। फिर बच्चों मैं इसमें देखता हूँ ये तो पूरा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसमें तो असिमेट्रिक कार्बन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। पर बच्चों यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा हमारा, ठीक है बच्चों, जिसमें चारों पोजीशन क्या होंगी हमें पास में, डिफरेंट होगी बच्चों। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन,
ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने बताया ही था, सो आंसर विल बी 3 होगा। मैं तीनों के बारे में बता चुका हूँ कि इन तीनों में असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा, मतलब क्यूरियल कार्बन प्रेजेंट होगा। एक ये है और यहाँ पर भी है हमारे पास में। सो आंसर विल बी 3। ठीक है, 3 कंपाउंड हैव असिमेट्रिक कार्बन। हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी। हमसे यहाँ पर कार्बन पूछे गए हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितने हमारे पास पे कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमने जब इसकी रिएक्शन, इस कंपाउंड की रिएक्शन हम जायमास से कराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिलता है, एथेनॉल मिलता है। ठीक है, एथेनॉल प्लस CO2 मिलता है। ठीक है बच्चों, और जब इसकी रिएक्शन हम NaOI से कराते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे हम प्रोडक्ट से देख सकते हैं कि हमें CH3 मिल रहा है। ठीक है, आयोडो फॉर्म मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये रिएक्शन कौन सी होगी, हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी। हेलो फॉर्म रिएक्शन में हम जानते हैं एक तो हमें हेलो फॉर्म मिलता है और दूसरा हमें क्या मिलता है, एसिड ऑफ सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हमें कंपाउंड मिलेगा इसमें हम देख सकते हैं कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ लिखा भी है कि जो बी प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होगा, ओनली और ओनली सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट हमें पास में यहाँ पे होगा। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा, सिर्फ एक होगा। ठीक है, एक कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।